हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग सेट थ्योरी में ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पिछले क्लास में बता दें कि सेट थ्योरी में हम लोग सेट की डिफिनीशन और उसके बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अवयव के बारे में जान लिए और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो जो पिछला क्लास था उसी को थोड़ा सा आगे रिकॉल कर लेते हैं। आइए देखते हैं सेट में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़े थे। तो डिफिनीशन वगैरह तो आप जानते हैं कि सेट जो है किसी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है, यानी उन वस्तुओं का संग्रह होता है जिस पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, आपको याद है, और जो भी उसके अवयव होते हैं उन्हें मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय था इस तरह से A बराबर, और यहाँ पे लिखा है 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से हमने बंद कर दिया। तो A बराबर 3 4 5 6 7 है, तो A क्या है? A एक समुच्चय है, और ये जो 3 4 5 6 और 7 है वो A का क्या है? अवयव है या सदस्य है? तो A एक समुच्चय है और इसके अंदर जो सदस्य है वो 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, और इसको हम लोग कौन से कोष्ठक में लिखते हैं? मझले कोष्ठक में लिखेंगे। राइट, तो इस तरह से हम लोग सेट को लिखते हैं। आई बात समझ में? ये होता है आपका अवयव, ये जो है अवयव होता है, और ये जो होता है वो होता है समुच्चय। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताए थे कि समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। जब भी हम कोई समुच्चय लिखेंगे तो उसमें अवयव को रिपीट नहीं करेंगे। आइए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, जब हम लोग समुच्चय पढ़ लिए, उसके अवयव पढ़ लिए, समुच्चय को किस कोष्ठक में लिखा जाता है ये सब जान लिए, तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि समुच्चय को कितने रूप में लिखा जा सकता है, या इसके फॉर्म कौन कौन हो सकते हैं, इसको निरूपण कितने तरीके से किया जा सकता है। तो हम लोग आगे जो है उसी टॉपिक में आगे पढ़ते हैं, और हेडिंग डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जितने भी आपको सेट्स मिलेंगे बुक्स में लिखे हुए वो सारे के सारे इन्हीं फॉर्म में मिलेंगे। ठीक ना? तो हेडिंग डालते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण, ठीक है, समुच्चयों का निरूपण, या किसी किसी बुक्स में आपको फॉर्म ऑफ सेट्स भी दिया रहता है, यानी समुच्चयों का रूप। फॉर्म ऑफ सेट्स का मतलब समुच्चयों का रूप, यानी समुच्चय को हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हेडिंग डाल दिया आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ध्यान समझिएगा। किसी भी समुच्चयों का जो निरूपण होता है, किसी भी समुच्चयों का जो निरूपण होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, यानी किसी भी समुच्चय को हम दो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं या दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला जो होता है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ध्यान समझिए। जो पहला फॉर्म होता है वो होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, या रोस्टर और टैबुलर मेथड। मेथड कहें या फॉर्म कहें एक ही बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने का जो पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं रोस्टर और टैबुलर मेथड या फॉर्म। हिंदी में बोलेंगे रोस्टर, ये इंग्लिश नाम ही है, रोस्टर, या देखिए टैबुलर। टैबुलर किससे बना है? टेबल से। टैबुलर किससे बनता है? टेबल से। तो टैबुलर का मतलब होता है सारणीबद्ध विधि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध विधि। तो याद रखिएगा, जो पहली विधि है उसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। अब देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सारणीबद्ध मतलब क्या। जैसे आप बचपन में स्कूल डेज में क्या करते थे हम लोग, कि स्कूल डेज में रूटीन बनता था कि फर्स्ट मैथ का पीरियड होगा, सेकेंड जो है फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, इस तरह से, यानी पीरियड के अनुसार जो है आपका जो है पढ़ाई होता था। तो क्या बनता था? एक सारणी बनता था। ठीक है, सारणी बनाते थे हम लोग कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है किस किस तरह से जो है क्लासेज होंगे। तो वही चीज़ समझिए कि जब भी हम सारणी में लिखेंगे, सारणी मतलब समझते हैं अरेंज करके अवयव को लिखते हैं,
तो उस तरह से हम लोग को दिखता है कि वो सारणी में है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हो तो बताएंगे, बस एक बेसिक आइडिया लगाइए। सारणीबद्ध विधि का मतलब क्या होगा कि उसमें जो भी चीज़ हम लिखें वो एक अवयव के रूप में दिखाएगा। वो किस रूप में दिखाएगा? अवयव के रूप में दिखाएगा। तो इस विधि में हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक मतलब ये मझला कोष्टक है। मझले कोष्टक में कॉमा देखिए, ये कॉमा का चिन्ह है, कॉमा नीचे यहां दिख रहा है, कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखा जाता है। यानी किसी भी समुच्चय को अगर सारणीबद्ध में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके अवयव को मझले कोष्टक में कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखेंगे। फिर समझिए, किसी भी समुच्चय को अगर मझले कोष्टक में उसमें आने वाले अवयवों को कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी विधि में लिखा हुआ है? सारणीबद्ध विधि में लिखा हुआ है। राइट। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान समझिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हम अवयव को लिखेंगे उसको कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखेंगे मझले कोष्टक में। मान लीजिए ए बराबर दिया है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसा लिखा हुआ है वर्ड में। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ऐसा लिखा हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है। ऐसे छोटा सा एक एग्जांपल देता है, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, देखिए समुच्चय है, कैसी संख्याओं का समुच्चय है? प्राकृत संख्याओं का। अगर इसको हमको सारणीबद्ध विधि में लिखना होगा तो हम क्या जानते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके अवयव को लिखते हैं। जब भी हम सारणीबद्ध विधि में लिखते हैं तो इसके अवयव को, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है कि हमेशा अवयव लिखेंगे। क्या लिखते हैं इसमें? अवयव। और अवयव को मझले कोष्टक में कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखेंगे। इसका मतलब कि एक अवयव, फिर कॉमा, फिर अवयव, फिर कॉमा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ए का ए जस्ट वैसे रहेगा। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिख रहा है, ए बराबर, सबसे पहले ऐसे दे दिए मझला कोष्टक, काम खत्म। देखिए एकदम आसान तरीका बता रहे लिखने का, आपको एकदम याद हो जाएगा। ऐसे बना दिए। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि इसके अवयव क्या आएंगे, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है एक से होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले आएगा 1 हो गया, उसके बाद कॉमा दे देंगे। याद रखिएगा, अवयव के बाद कॉमा देना है, यानी जो भी अवयव लिखेंगे उसको कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखेंगे। ठीक है, 1 कॉमा, उसके बाद 2 कॉमा, उसके बाद 3 कॉमा, उसके बाद 4 कॉमा, उसके बाद 5 कॉमा, उसके बाद डॉट 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 ऐसे छोड़ दीजिए। हो गया, क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमा देके डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, अब लास्ट में यहाँ कभी कॉमा में दीजिएगा। लास्ट में कॉमा आपको नहीं देना है, क्योंकि लास्ट में कॉमा देने का मतलब होता है कि आगे कोई अवयव लिख रहे हैं, तो जब लास्ट में आपको ब्रैकेट बंद करना है तो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका सारणीबद्ध विधि। समझ में आ गया? ये कौन सी विधि में? सारणीबद्ध विधि। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। बी बराबर जैसे मान लीजिए है ए, स्वर लिख रहा है, ठीक है, ए कॉमा ई आई ओ यू हो गया। देखिए ए के बाद कॉमा दिए, ए ई के बाद कॉमा, आई कॉमा ओ कॉमा यू। ए ई आई ओ यू क्या है? ए ई आई ओ यू क्या है? स्वर है। ठीक है, तो B बराबर ए ई आई ओ यू, बी एक समुच्चय हो गया और इसका अवयव क्या हो गया? ए ई आई ओ यू। तो जब भी इसके अवयव को कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके मझले कोष्टक में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? आपका सारणीबद्ध विधि। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। C बराबर, मान लीजिए अगला एग्जांपल है कि सम संख्याओं का समुच्चय।
कैसे संख्याओं का? सम संख्या का। तो अगर सम संख्या का समुच्चय लिखना होगा तो सम संख्या का अगर समुच्चय लिखना हो तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सम संख्या का। तो एक ही लाइन में याद रखना है कि जब भी हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक में कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखेंगे तब जो है हम लोग उसको कौन सी विधि में बोलेंगे? सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो सारणीबद्ध विधि में लिखने के लिए कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके अवयव को मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो पहला टाइप आपको क्लियर हो गया। आइए सेकेंड नंबर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अब दूसरी विधि लास्ट है। दूसरी जो विधि है उसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए जो दूसरा मेथड है वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड एक ही चीज है। इसको आप मेथड कर सकते हैं या तो फॉर्म कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। देखिए सेट मीन्स क्या होता है? समुच्चय। बिल्डर, बिल्ड से बिल्डर बना है। बिल्ड मीन्स क्या होता है? बनाना, निर्माण करना। तो बिल्डर मतलब निर्माण, ठीक है। फॉर्म या मेथड एक ही चीज है, उसको विधि बोलेंगे। तो याद रखिएगा समुच्चय निर्माण विधि यानी किसी भी समुच्चय को निरूपित करने का, लिखने का जो दूसरा तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब ध्यान समझिएगा, पिछले वाली विधि में क्या था कि हम लोग अवयवों को मझले कोष्ठक में कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखते थे, तो उसको बोलते थे रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे समुच्चय को, आइए देखते हैं। ध्यान समझिएगा, इस विधि में समुच्चय के अवयवों के, ध्यान समझिएगा, इस विधि में समुच्चय के अवयवों के गुण को मझले कोष्ठक में व्यवस्थित कर इस प्रकार लिखा जाता है। यानी इस विधि में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास समुच्चय रहेगा उसको, जो भी हमारे पास समुच्चय रहेगा उसमें आने वाला जो भी अवयव होगा उसके गुण को हम लिखेंगे मझले कोष्ठक में। अवयव को नहीं लिखेंगे, यानी अवयव को नहीं दिखाना, इंसान को नहीं दिखाना है। इंसान को कहाँ दिखाना था? सारणीबद्ध विधि में कि कौन कौन इंसान है, लेकिन उस इंसान में अब क्या गुण है उसको हम दूसरी विधि में लिखेंगे। यानी उस इंसान को अगर दिखाना होगा तो उसको खड़ा करके भी दिखाया जा सकता है या तो उसके गुण को बता के भी दिखाया जा सकता है। यही दो मेथड है। पहला मेथड क्या था कि उसको दिखाना था अवयव को लिख करके, लेकिन अब क्या करना है कि समुच्चय में जो भी अवयव हैं उनके गुण को मझले कोष्ठक में व्यवस्थित करके लिखना है। ठीक है, और उसको किस तरह से लिखना है देखिए। इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो समुच्चय के अवयव के गुण को लिखते हैं। तो जब भी हम किसी भी समुच्चय के अवयव को गुण को लिखेंगे, अवयव के गुण को लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी विधि में लिखा हुआ है? समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। राइट। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। अब गुण को लिखना कैसे है, वो भी लिखने का भी एक मैथमेटिकल तरीका होता है, मैथमेटिकल वे होता है, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। जब भी हमको समुच्चय के अवयव के गुण को मझले कोष्ठक में लिखना होता है तो उसको लिखने का तरीका होता है इस तरह से। ए बराबर, ए क्या है? कोई एक समुच्चय है, जो भी रहेगा समुच्चय। ए बराबर, देखिए मझला कोष्ठक दे दिए, उसके बाद यहाँ लिखते हैं एक्स। देखिए रेशियो का चिन्ह है, ऐसे आप तो पढ़िएगा रेशियो, अनुपात, लेकिन अनुपात नहीं है। इसको पढ़ते हैं क्या? देखिए अनुपात जैसा चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं इसको? सच दैट। याद रखिएगा, सेट में इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स, क्या पढ़ते हैं इसको? एक सच दैट एक्स लिखने के बाद उसके बाद जो भी, सुनिए, जो भी आव्यूह का अवयव जो भी गुण प्रदर्शित करेगा उसके गुण को यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा के बाद। ठीक है, फिर से समझिएगा,
जब भी हम किसी भी आयु के अवयवों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आराम से आंख बंद करके आप पहला काम ये लिख लेंगे, एक सच दैट एक्स। ये हर बार लिखना है, कोई भी क्वेश्चन हो सबके लिए लिखना है, एक सच दैट एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे, पहले समझिए। एक सच दैट एक्स, सच दैट का साइन ऐसे होता है। उसके बाद इतना लिखने के बाद दीजिएगा कॉमा, और उसके बाद देखिएगा कि जो समुच्चय पहले दिया हुआ है अवयव के द्वारा वो कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है। वो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, स्वर है, व्यंजन है, क्या प्रदर्शित कर रहा है। अगर स्वर होगा तो लिखेंगे कि स्वरों का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्या होगा तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, अगर अभाज्य संख्या होगा तो लिखेंगे अभाज्य संख्या का समुच्चय है। तो जब भी हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा तो सबसे पहले एक सच एक्स लिख करके कॉमा दे देंगे, और उसके बाद जो भी गुण प्रदर्शित करेगा उसको यहाँ पे अपने से लैंग्वेज में लिख देंगे। बात समझ में आया, लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप बचपन में सीखे होंगे कि क्वेश्चन ऐसे दिया जाता था कि जैसे 420 तो 420 क्या, ये सब अंक के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम शब्दों में लिखते थे कि 420। याद है आपको? तो यही काम इसमें भी करना है, कुछ नया चीज नहीं है। ये क्या हो गया, ये अवयव के रूप में हो गया, लेकिन ये 420 क्या शब्दों में हो गया। तो यही चीज यहाँ पे दिखाना है आपको, इसके गुण को। ठीक है, बस इस तरह से लैंग्वेज में लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी है, इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। देखिए सच दैट का चिन्ह ऐसे भी होता है, इसको भी हम लोग क्या, जैसे स्लैश जो आप लिखते हैं ना स्लैश, तो इसको हम लोग सच दैट ऐसे भी इसका चिन्ह होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे लिखिए, या ए बराबर वही कोष्टक, मजेदा कोष्टक, एक सच दैट एक्स, इसको भी वही पढ़ेंगे, कॉमा देंगे, और देखिए ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है। डॉट डॉट का मतलब क्या, जो ऊपर में लिखा है वही है, यानी सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी। सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी हिंदी में क्या लिखना है, संतुष्ट गुण जो भी है उसको इसमें देना पड़ेगा हम लोगों को। तो जो भी सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी होता है गुण, तो जो भी गुण इसके हैं उसको हम लोगों को यहाँ लिख देना है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा कि जब भी हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा तो समुच्चय के अवयवों के गुण को लिखा जाता है, समुच्चय के अवयवों के गुण को लिखते हैं, और इसको लिखने का तरीका होता है एक सच दैट एक्स, और जो भी उसका गुण रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। अभी एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा। राइट, आइए यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू, चाहे इसको हटा देते हैं, ऐसा देते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप जल्दी से रिप्लाई करके बताइए ये कौन सी विधि में लिखा है, सारणीबद्ध विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अवयव लिखा हुआ है, इसको कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखा है। तो जिस समुच्चय में अवयव को कॉमा द्वारा व्यवस्थित करके लिखते हैं उसको हम लोग कौन सा विधि बोलते हैं, रोस्टर, यानी सारणीबद्ध विधि। ठीक है, सारणीबद्ध विधि याद रहेगा। इसको हमको लिखना किस में है, समुच्चय निर्माण विधि में। तो सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर, सबसे पहले जो है उसको लिख लेंगे, ए बराबर हो गया। अब यहाँ पे आराम से लिखना है एक सच दैट एक्स। ठीक है, एक सच दैट एक्स, उसके बाद कॉमा दे देंगे, एक सच दैट एक्स आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे हमारा काम है कि इसमें देखेंगे कि जो भी ये समुच्चय दिया है वो कौन सा गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो आप बताइए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक गिनती की संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो ये किसका समुच्चय है, प्राकृतिक संख्या का। तो लिखेंगे एक सच एक्स, एक प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। बस हो गया, वर्ड में लिख दिया ऐसे। देखिए ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया क्या, समुच्चय निर्माण विधि। तो बताइए
कि ये हो गया आपका सारणीबद्ध विधि, ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। दोनों हो गया कि नहीं? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा था कि क्या सर अगर समुच्चय निर्माण विधि और सारणीबद्ध विधि को देखेंगे तो क्या अलग अलग होगा? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को बस लिखने का तरीका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखिएगा तो इसको बोलेंगे सारणीबद्ध विधि है, और ऐसे लिखिएगा तो इसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि है। तो इसका मतलब ये केवल समुच्चय को लिखने का तरीका है, इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर इनसे अगर बात किया जाए तो ये भी प्राकृतिक संख्या दिखा रहा है, और इनकी बात किया जाए तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही दिखा रहा है। यानी एक ही चीज को लिखने का दो तरीके हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर एक साइट एक्स का मतलब क्या होता है? एक साइट एक्स हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा कि एक साइट एक्स का मतलब ये होता है कि जो भी हम आगे लिखने वाले हैं, जो भी आगे आने वाले अवयव हैं, वो सब x का मान है। किसका मान है? x का। बात समझ में आया? वो सब किसका मान है? x का मान है। तो एक साइट x का मतलब होता है कि जो भी हम आगे लिखने वाले अवयव हैं या उसके गुण को लिखने वाले हैं, उसकी जो भी मान है वो किसका मान है? x का मान है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में, a बराबर, ये देखिए समुच्चय निर्माण विधि है, शॉर्ट में लिखते हैं एक साइट एक्स कॉमा। अब बताइए प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? n से। n का मतलब कैपिटल N, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे बंद कर देंगे x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x बिलोंग्स टू n, याद रहेगा। यानी x का मान किस में शामिल है? n में। बिलोंग्स का मतलब समझते हैं, एप्सिलॉन है ये, तो x बिलोंग्स टू n का मतलब कि x का जो भी मान है वो कैसी संख्या में शामिल है? प्राकृतिक संख्या में। x का मान कैसी संख्या में शामिल है? प्राकृतिक संख्या में। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा दे, ध्यान समझिएगा। b बराबर, पहले हम इसको सारणीबद्ध विधि में लिखते हैं। b बराबर है AEIOU, हो गया। बोलिए कौन सी विधि में लिखा हुआ है? सारणीबद्ध विधि में। ये कौन सी विधि में लिखा है? सारणीबद्ध विधि में। अगर इसको हमको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में, तो क्या लिखेंगे? b बराबर, देखिए शॉर्ट में, सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि। तो b बराबर क्या होगा? सबसे पहला काम लिखेंगे x सच दैट x, x सच दैट x, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए AEIOU क्या चीज है? स्वर या व्यंजन? AEIOU स्वर या व्यंजन। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ भी ये स्वर है, तो लिखेंगे क्या? अंग्रेजी वर्णमाला का, ऐसे बना करके, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का एक स्वरों का समुच्चय है, एक स्वरों का समुच्चय है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, स्वरों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? स्वर का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब तो लिख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो, कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग सारणीबद्ध विधि में लिख सकते हैं या समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। अब आपके जो बुक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दिया रहेगा सारणीबद्ध विधि में दिया रहेगा तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया रहेगा तो सारणीबद्ध विधि में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम बदल देंगे। ऐसा दिया रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी को डाउट नहीं है। अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे बुक के तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास इतना ही रहेगा, फिर हम लोग कल नेक्स्ट जो है क्लास में इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है।